सबसे पहले आपको महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सुखदेव जी की जयंती पर विनम्र अभिवादन। मैं सुभाष। आज हम कक्षा 10 के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी सभी छात्रों छात्राओं में संशय बना हुआ है। तो आप ये तो मान के चलें कि परीक्षा अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि नहीं होगी। अभी तो मान कर ये चलें कि परीक्षा अवश्य होगी। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से तैयारी की जाए, हम तैयारी कैसे करें। मान इस लॉकडाउन के समय में तैयारी सभी की ऐसे मान लो कि स्टॉप ही है, ये सभी की रुकी हुई है, तो उसको सुचारू रूप से तैयारी कैसे करें। तो चलिए, आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि 12वीं की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में संभव। कॉलेजों में परीक्षाएं 15 जुलाई तक। 12वीं परीक्षा है वो जुलाई के पहले हफ्ते में संभव है, तो कॉलेजों में परीक्षा 15 जुलाई तक। तो इसे आप मानकर चलें कि इसमें यह भी दिया हुआ है कि 10वीं परीक्षा पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि राजस्थान बोर्ड है वो सीबीएसई के आधार पर चल रहा है। भी जो भी सीबीएसई करवाएगी कोई फैसला राजस्थान सरकार लेगी। तो सीबीएसई चाहता है कि भी एग्ज़ाम करवाया जाए। एक बार पीछे से भी हुआ था कि शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिस पैटर्न पर सीबीएसई चलेगी उसी पैटर्न के आधार पर राजस्थान सरकार भी अपना एग्ज़ाम करवाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। तो आप ये तो मानकर चलें कि परीक्षा अवश्य होगी। तो कब करवाए, कितना टाइम बचा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर अगले कोई न्यूज़ और दोबारा आएगी तो हम आपको दे देंगे। हम आज से रोज़ाना 10 प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले वही करेंगे जो स्माइल कार्यक्रम चलाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे रोज़ाना। हम 10 वो पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचेंगे उनको हम हल करेंगे। रोज़ाना आधे घंटा आप हमारा वीडियो देखिए। उसके बाद आपको अन्य 1 या 2 घंटा और स्टडी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसा ना लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कि आपकी 1 साल की मेहनत है वो बर्बाद ना हो। और एक न्यूज़ और है साथ में भी, कॉपियाँ जांचने में गलती करने पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। ये सीबीएसई बोर्ड की है। तो आप ऐसे भी भ्रम में ना रहें कि भी लॉकडाउन लगा गया है, अगर हम पेपर देंगे तो कॉपी जल्दी जल्दी में चेक करेंगे तो हमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आपकी कॉपियाँ सही तरीके से जांच होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पेपर में 10 क्वेश्चन। आपको कैसा लगे हमसे जुड़ने के लिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब आप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में भी हमारा नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और आप अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक का नाम। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन था? इसको भी चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त भी ये कहते हैं। उसकी पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। इसका विषय क्या था? तो ये राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? राजनीति से। वो कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्हीं के कारण चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था और वे प्रधानमंत्री थे रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित 2 महाकाव्यों के नाम। भी कालिदास है उसके द्वारा 2 महाकाव्यों के नाम बताने। तो महाकाव्य कौन से? रघुवंश और कुमार संभव। कुमार संभव में कार्तिकेय के बारे में जानकारी मिलती है और रघुवंश में मेघ को इसमें प्रमुख पात्र बनाकर इसमें इसकी रचना की गई है। तीसरा क्वेश्चन है प्रताप का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को किया गया। कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में, महादेव बावड़ी के पास। इसके पिता की मृत्यु होने के बाद जब इसकी राजधानी गोगुंदा थी तो वहाँ पर गोगुंदा उनको दफनाया गया था।
तो वहीं पर इसके भाई को शासक बनाया जाता है, लेकिन सामंतों ने इसको गोगुंदा में महादेव बावड़ी के पास इसका राज्याभिषेक कर दिया गया और उसके बाद कुंभलगढ़ में भी दोबारा इसका आयोजन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक लोकतंत्र की दो रूपों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक लोकतंत्र की दो रूपों का उल्लेख, एक है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और दूसरा है शासन के प्रकार के रूप में के लोकतंत्र। अब राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य, हमें डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है, मतलब जो संपूर्ण प्रभुता है उसका निवास किस में होता है? जनता में। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके निर्णय, उसको नियंत्रण और उसको पदच्युत मतलब उसको पद से हटाना, पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति प्राप्त होती है, मतलब सब कुछ जनता के पास ही होता है। और शासन के रूप एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब है इस पर सरकार के द्वारा कुछ पाबंदियां लगाई जाए। तो ये थे राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप। अब राजनीतिक लोकतंत्र समझें तो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था और प्राचीन काल में क्या कहा जाता? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। उसके बाद इसको आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, वर्तमान इसको उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा है, उसने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। तो अपना 5वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। शासन जो व्यक्ति चुनकर भेजता है जिनको, वो व्यक्ति करता है। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, मतलब जनता शासन करती है प्रतिनिधि के रूप में, जो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो सरकार लोकतंत्र किसे कहते हैं? उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता हो। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी, इसका हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, मतलब जनतंत्र या था प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से बना है। यद्यपि डेमोस का अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसके लिया जाता है जनता। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, तो जनता की शक्ति। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा सा लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सीधा लोकतंत्र में, तो आप सीधा इसको छोड़ दो, सीधा सुनो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं भाग लेती हो, बस आप ऐसे याद रखिए, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता, मतलब बीच में कोई नहीं आता। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में हैं। इसे सीधा कहा जाता है क्योंकि ये लोकतंत्र का साधारण सरल रूप है। इसमें जनता आरंभिक व लोक निर्णय के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है और जिसमें जनता स्वयं भाग लेती हो, इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 6ठा क्वेश्चन है, भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों के हिसाब के लिए आधार होता है। इसकी 12 माह की अवधि होती है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक समाप्त होती है, वित्तीय वर्ष कहलाती है। तो वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 12 महीने और 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक इसका टाइम होता है, मतलब वित्तीय मामले में उसका हिसाब रखने का आधार होता है। तो यही क्या है? वित्तीय मतलब वित्त वर्ष की अवधि है, यही वित्त वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला अपना क्वेश्चन है, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे। भी आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीएम, तो आप विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे। कोई 2 कार्य लिखिए, भी आपको 2 कार्य बताने हैं, भी आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता के रूप में। एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है और दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। वह बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार भी संपन्न होता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। एक राज्य में राज्यपाल होता है तो उसे विधानसभा भंग करने का आदेश कौन दे सकता है या परामर्श कौन दे सकता है, तो मुख्यमंत्री दे सकता है। तब आप कौन कौन से कार्य करेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी राज्य में कोई भी कार्य करने से पहले मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले राज्य की शिक्षा के प्रति कार्य करेंगे। फिर हम शिक्षा के साथ साथ हम राज्य की लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, ताकि राज्य की लड़कियां बिना किसी डर के शिक्षण कार्य के लिए घर से बाहर निकल सके। इस प्रकार आप राज्य में जो भी आपको समस्या दिखे वो अपने स्तर पर लिख सकते हो। कोई भी समस्या हो, जैसे पानी से संबंधित समस्या हो, शिक्षा से संबंधित शिक्षा हो, समाज सेवा से संबंधित शिक्षा हो, अन्य भी आपको जो भी लगे वो आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। 8वां क्वेश्चन है, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। जल प्रबंधन क्या है। जल प्रबंधन से तात्पर्य है पृथ्वी पर उपस्थित मीठे जल के स्रोतों को इस तरह से उपयोग में लाना कि सब की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। पृथ्वी पर जो मीठा पानी है उसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि सबकी आवश्यकता पूर्ति हो। वर्षा का जल नदियों के माध्यम से व्यर्थ समुद्र में चला जाता है, तो उसको भी भाई एक जगह इकट्ठा करने के लिए कोई स्रोत या माध्यम इसका निकालना चाहिए, भी किस तरह से इकट्ठा किया जा सके ताकि आने वाले समय में इसको उपयोग ले सकें। वर्षा का जल नदियों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है या नालियों के माध्यम से बह जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित केवल 3% जल उपयोगी है, जो मीठे जल के रूप में 3% कह सकते हैं मीठा जल है। तो उसमें से सब भाई पी नहीं सकते, अभी बर्फ़ है उसको पी नहीं सकते, तो उसमें 1% ही है जो को पीने योग्य है। तो उसको हम किस तरह से उसका प्रबंधन करें ताकि आने वाले समय में हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। प्रबंधन का मतलब है कि इसके लिए जो योजनाएं चलाएं भी किस प्रकार से इसको सही उपयोग किया जा सके। तो यही क्या है, जल प्रबंधन है। ये जो मीठा जल है पृथ्वी पर उसका उपयोग किस तरह से लिया जाए, भाई सबकी आवश्यकता पूर्ति हो, भी कोई भी ऐसे नहीं कि प्यासा रहे और कहीं पर बेतहादिक आप बाहर रहे हो पानी, सभी के लिए समान नियम हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाएं में बहुत सी योजनाएं चला रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो मैं राज्य सरकार राजस्थान में जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो उनमें से किसी 4 योजनाओं का जिक्र करना है आपको, भी आपको 4 योजनाएं बतानी है। जैसे यहाँ पर है गार्गी पुरस्कार योजना, साइकिल वितरण योजना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। 5 योजनाएं में आपके सामने रखी है। वे गार्गी पुरस्कार योजना है, वे साइकिल वितरण है। गार्गी पुरस्कार में 10वीं और 12वीं में अगर लड़की 75% ऊपर अंक प्राप्त करती है तो उसको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। साइकिल वितरण योजना वाले कोई छात्र है उसके गाँव से दूसरे गांव में वो पढ़ने के लिए जाती है तो उसको साइकिल वितरण की जाती है 6वीं और 9वीं क्लास में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ये एक संगठन है, संघ है, मतलब जिसमें सभी को मिलाकर इसके माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ये योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई थी। योजनागत राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं जिनके
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में इस जिले में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल क्षेत्र एवं अन्य अनाथ बालिका अर्थात प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं न्यूनतम 75 अंक इस योजना के लिए पात्र है। तो अनाथ बालिकाओं इस योजना में शामिल किया जाता है, मतलब जिसके माता पिता ना हो या उनमें से एक ना हो, और 10वीं में जिले में टॉप हो 2 को, और कम से कम 75% होने ही चाहिए। तो उनके अगर 11वीं 12वीं में उनके लिए प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था कौन करती है? सरकार करती है। ये थी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। जिन बालिकाओं को गांव में माध्यमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो अन्य गांव या शहर में जाकर शासकीय शालाओं में कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश लेकर अध्ययन करती हो, ऐसी समस्त बालिकाओं को साइकिल वितरण करती है सरकार। अगर है राजस्थान सरकार ने आपकी बेटी योजना, यह 1 से 8वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता बढ़ाकर 2100 रुपये तथा 9वीं से 12वीं में बालिकाओं के लिए 25 रुपये कर दी है। इससे आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री हमारी योजना राजस्थान के तहत मेधावी छात्राओं का चयन किया जाता है, जिसे फ्री शिक्षा का लाभ दिया जा सके। प्रत्येक जिले में 2 मेधावी छात्रों का चयन निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। इस 2019 में से अनुसार 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को सूची में शामिल किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति के उम्मीदवार में कौन कौन सी योग्यताएं होना आवश्यक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन कीजिए। सॉरी, भारत का राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और उसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो पहले योग्यता देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति है, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा ही होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो अब देखते हैं योग्यता। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। दूसरी, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो तीसरी, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगर हो या ना हो अलग बात है, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। चौथी है, भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार में अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि किसी लाभ के पद पर हासिल ना हो। चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। किसके? राष्ट्रपति के। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आरबीआई में 15,000 की राशि जमानत के रूप में उसे कुल मतों का 1/6% नहीं मिलने से जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उसके 15,000 रुपये पहले जमा करवाते हैं। अगर 1/6 बहुमत नहीं मिले तो उसके बाद उसकी राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। भी किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। और चुनाव प्रणाली कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हों। संसद का 2 सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो उसके निर्वाचित सदस्य जो चुनकर जाते हैं वो सदस्य। दूसरा पॉइंट, राज्य विधानसभाओं तथा 17वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा जो राज्यों में होती है उनके सदस्य, और संघीय क्षेत्र मान लो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है?
संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुनाव एक विशेष पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतदान होगा, मतलब गुप्त मतदान किया जाता है, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न ये सूत्र अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा में दिए गए वैध मतों की संख्या में जितने मत दिए गए उनकी संख्या बटा में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग में 1000। तो ये थी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो लेकर आते रहेंगे, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो। उसके में राज्य सरकार द्वारा जो स्माइल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें जो अभी तक पेपर करवा दिए गए हैं, वे अब तक 10 उन्हें मॉडल पेपर दिए गए, उसमें प्रत्येक में 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वो हल करेंगे, और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचेंगे, उनको हम हल करेंगे। धन्यवाद।